स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से किसने आज तक एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई? आपका ओके, ठीक है। तो आप ये जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा फोकस होके सुनिएगा। इसके बीच में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करेंगे कि एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन हों उस टाइम पे हम डिटेल रिस्पॉन्स देंगे। जब हमने 2017 में जब एक्ट आया था तब हमारी नंबर ऑफ़ कंपनीज थी पर मंथ सीरो लाहौर की, आपको बात बता रहा हूँ, 250 to 270 एवरेज, मैक्स गई थी 280 तक। अब हम पर मंथ 500 प्लस ही होती हैं, ठीक है। तो ये आप देखें, क्योंकि हम आपके बगैर नहीं चल सकते, हम टोटल फैसिलिटेशन हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे और सही गाइडेंस दे सकेंगे तो हमारी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये सेशन दो पार्ट्स में है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे और फिर सेकेंडरी तौर पे LLP फॉर्मेशन पे। प्राइमरीली हमारे पास कंपनी सबसे ज़्यादा आती हैं। LLPs आर अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल इनकॉर्पोरेशन इन अ मंथ। कंपनी इज़ a separate legal entity formed by one or more persons. Person can be a natural person or a legal person. Natural person मतलब कि हम लोग as human beings कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर कंपनी में शेयर होल्डर कोई और बॉडी कोऑपरेट भी हो सकती है। कंपनी की एक नॉर्मल पार्टनरशिप से या सोल प्रोप्राइटर से डिस्टिंक्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेन तीन हैं। अगर कोई आपको बताता है आगे मैं कंपनी फॉर्म करने जा रहा हूँ टैक्स पर्पसेस के लिए, टैक्स रिबेट के लिए, या किसी कोई मैंने टेंडर लेना है, या मुझे फलानी जगह कोई कंसेशन है, तो ये एक आपका सेकेंडरी पर्पस हो सकता है। कंपनी फॉर्म करने के हमेशा जो बुनियादी रीजंस हैं वो तीन होते हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी कि जो लोग कंपनी बना रहे हैं और कंपनी में एक वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, यानी कि आप कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, उसके नाम पे एसेट्स होंगे, उसके नाम पे लाइबिलिटीज़ होंगी, उसके नाम पे बैंक अकाउंट होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ साथ जो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ही हैज़ इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। जैसे कि अगर आप नेस्ले में 10 लाख के शेयर्स लेते हैं और नेस्ले कल डिफ़ॉल्ट कर जाती है, उसका 2 बिलियन या 3 बिलियन रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट है, तो आप सिर्फ आपके जो पैसे जाएंगे वो 10 लाख जाएंगे, आपका 2 बिलियन 3 बिलियन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। इसको अगर कंपेयर किया जाए एक नॉर्मल पार्टनरशिप के साथ, तो ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली एंड सेवरली लायबल, ठीक है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टीज। आप ये नहीं कह सकते हाँ कि ये मेरा घर था तो ये बीच में नहीं आता है। अगर आपको 10 करोड़ का नुकसान हुआ है तो वो आपका पर्सनल नुकसान है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं है। थर्ड चीज़ है कि परपेचुअल सक्सेशन है। आपने कई बार देखा होगा कि 1900s की कंपनीज बनी होती हैं, बाय चल रही होती हैं। फोर्ड मोटर्स है, हेनरी फोर्ड कब का फौत हो गया, कंपनी चल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी चलती रहती है, कंपनी के शेयर होल्डर से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। शेयर होल्डर्स फौत हो जाते हैं, थ्रू लीगल सक्सेशन नए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। कंपनी चलती रहती है। ये इसको आप साथ लेके चलते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना फ्रॉम इट्स ओनर्स, तो वो परपेचुअल सक्सेशन भी इसी में फॉल करता है। कंपनी का वर्ड पाकिस्तान में एक सोल प्रोवाइडर भी इस्तेमाल कर रही होती है, एक पार्टनरशिप भी इस्तेमाल कर रही होती है, ये गलत है। कंपनी का वर्ड कैन ओनली बी यूज्ड
आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, बाकी कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्लीज। बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। आप अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कि आप उनको ये बताएं कि आपको ऐसा बिजनेस, ऐसी रजिस्ट्रेशन में आपको फ़ायदा महसूस होता है जिसमें आपकी डाउन साइड लिमिटेड है और अप साइड का पोटेंशियल तो जितना है वो तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे डिपेंडेंट है। या फिर आप ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर लेके चलना चाहते हैं कि जिसकी डाउन साइड भी लिमिटेड है, कि अगर कोई मसला होता है या कोई लॉस हो जाता है, असल में मतलब फ़र्ज़ करें किसी ने कोई कंटेनर यहाँ मंगवाया है, ठीक है, इंपोर्ट किया है सेल करने के लिए, तो कल रास्ते में वो अगर कंटेनर डूब जाता है या फिर वो क्लियर ही नहीं होता कस्टम से, तो वो लॉस तो सारा आपको पड़ गया, ठीक है। या फिर बैंक से कोई लोन लिया गया था किसी प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया या प्रोजेक्ट किसी वजह से नहीं वो चल सका, तो वो लोन उसने बैंक ने आपको दिया होता है पर्सनली, एक पार्टनरशिप में, एक सोल प्रोप्राइटर में, तो वो आपसे वसूल करेगा। जबकि एक कंपनी में बैंक ने लोन कंपनी को दिया होता है, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लेज हुए होते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी से वसूल करना होता है उसको, ठीक है। तो ये एक डाउन साइड लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ योर पर्सनल एसेट। परपेचुअल सक्सेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। एक पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक बंदा फौत हो जाए या छोड़ के चला जाए, पार्टनरशिप ख़त्म, तो दोबारा से आपको पार्टनरशिप नीड बनानी पड़ती है। तो फ़र्ज़ करो ये उस बंदे के लिए कितना एक प्रॉब्लमेटिक है कि जिसके वालिद फौत हो गए और वो किसी एक बड़ी पार्टनरशिप में थे, तो अब वो फौत हो गए तो अपने नाम पे वो करवाना पॉसिबल ही नहीं होता तो कई बार, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है वो तो कहता है कि पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वो एसेट्स को आगे सक्सेशन के थ्रू लेके जाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दैट केस। चूँकि आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो आप SCCP के साथ कंपनी रजिस्टर करा रहे होते हैं, तो जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है इंक्रीज़ हो जाती है, इन्वेस्टर के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी, बैंक्स के लिए भी, कि वो बैंक आपसे नहीं जाके पूछता कि आपकी कंपनी में कौन डायरेक्टर है। SCCP क्या करता है, आपकी कंपनी की सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करता है, हम उसको सर्टिफाइड कॉपी देते हैं, उसको वहाँ से पता चल जाता है अच्छा ठीक है, एक गवर्नमेंट बॉडी ने हमें टेस्ट करके दिए कि यही डायरेक्टर्स हैं बस, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये हमने इसके दो मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, एक है कि आप ऑफलाइन करें। ऑफलाइन में नेम रिजर्वेशन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन आर टू सेपरेट प्रोसेसेस, वेयरएज इन ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन हमने नेम रिजर्वेशन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन सेपरेट भी रखा हुआ है, और एक हमने जनरल पब्लिक के लिए या कोई एक बंदा नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है पहली बारी, उसके लिए एक मेमोरेंडम आर्टिकल ड्राफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि मॉडल मेमोरेंडम्स ना बिल्ट इन कर दिए सिस्टम में। तो करता क्या है वो कि नेम रिजर्वेशन और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का एक बारी फॉर्म फिल करता है, जो बिज़नेस सेक्टर उसने सिलेक्ट करना है वो सिर्फ वो सिलेक्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चरल फार्मिंग है, कंस्ट्रक्शन है, लीगल सर्विस है, वो सिर्फ वो सिलेक्ट करता है। मेमोरेंडम आर्टिकल खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपने ना एप्लीकेंट और सब्सक्राइबर डिटेल्स डालता है सर, ठीक है। हम ये अभी आपको ना कंबाइंड वाला बताएंगे, क्योंकि हम यही करेक्ट कर रहे हैं। SCCP की मतलब ये हमारी पॉलिसी है कि हम जो मॉडल मेमोरेंडम्स है ना वो इनकरेज कर रहे हैं ताकि सबके लिए आसानी हो।
ये हमारी वेबसाइट है scp.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, टॉप पे तो ग्रीन पे हाईलाइट हुआ हुआ है ई सर्विसेज की टैब है, यहाँ पे क्लिक करना है। राइट हैंड कॉर्नर में वो आपको ऑप्शन देता है साइन अप एज नेशनल या फॉरेन नेशनल के तौर पर, ठीक है। आपने साइन अप क्रिएट करना है, जैसे आप अपना एक ईमेल आईडी का साइन अप क्रिएट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है ये टोटली CNIC बेस्ड है। जो एप्लीकेंट है ना कंपनी का, तो जिसने कंपनी बनानी है, 1 है 2 है 3 है 5 है, जितने भी, उन सब ने ये साइन अप क्रिएट करना है। करना है कि अपने CNIC की डिटेल्स देनी है, फुल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके अलावा आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देनी है, जिसमें ना 2 कोड्स आपको रिसीव होते हैं, सिक्योरिटी कोड्स होते हैं। वो आप फिल इन करते हैं तो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे ना पिन कोड रिसीव होता है। जैसे आपका ATM का होता है पिन, वैसे ही ये आपका ACCP का एक पिन जनरेट हो जाएगा। ये आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे। पहले इसकी कॉस्ट हम एक कंपनी के थ्रू कराते थे, नेफ्ट के थ्रू, तो वो 1500 to 2000 रेंज करती थी। अब ये 100 रुपये में पिन जनरेट कर लिया आपने, तो आपने लॉगिन करना है वेबसाइट पर। नेक्स्ट, ये टैब आ रही होती है नीचे, कंपनी नेम रिजर्वेशन में जाना है आपने, कि आपने सेपरेट मॉड्यूल में जाना है या आपने कंबाइंड मॉड्यूल में जाना है। कंबाइंड मॉड्यूल करना भी बहुत आसान है, और उससे देयर इज़ अबाउट 90% प्रोबेबिलिटी कि आप पहले ही स्टेप में आप सब ठीक कर लेंगे, बेशक आपको ना भी आता हो, ठीक है। वरना क्या होता है कि नेम रिजर्वेशन में आप जाते हैं तो आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स खुद ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, तो उसमें एक पहली बारी जो बंदा कर रहा होता है तो उसके लिए थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि मैनुअली आपको सारा काम करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन, आप हमें इस फॉर्म को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा फॉर्म से। सबसे पहले आप ना जो कंपनी का नाम रखना है आपने, आप उसकी हमें 3 ऑप्शंस देंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम कोशिश करेंगे कि जो आपने पहले ही नाम प्रोवाइड किया हुआ है हम वो ही आपको दे दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नाम अवेलेबल नहीं होता, तो हम फिर सेकंड पे जाते हैं, फिर थर्ड पे जाते हैं। अगर तीनों ना हो तो हम आपको कहते हैं कि आप अमेंड कर लें। इसके साथ आपने अपनी कंपनी टाइप डिफाइन करनी है कि सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या फिर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आपने सेक्टर सिलेक्ट करना कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में हैं, ट्रेडिंग लाइट में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, किस चीज़ में। वो आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो खुद ही पॉपुलेट कर देता है कि आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, आपको कुछ टाइप इन करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट लाइन, आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करनी है, या आपने थ्रू बैंक चलान पेमेंट करनी है। इसके बाद आपने एप्लीकेंट डिटेल्स देना स्टार्ट हो जाना है कि एप्लीकेंट कौन है, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, कितने डायरेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट साइड पे चलें, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहाँ पर लोकेटेड होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए आपको लॉ का पता होना ज़रूरी नहीं है। ये तो हर बंदे को पता ही होता है ना कि मेरे साथ कितने लोग काम कर रहे होंगे, या फिर मेरा ऑफिस कहाँ पर होगा, ईमेल आईडी क्या होगा, या फ़ोन नंबर क्या होगा। आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि लॉ से रिलेटेड नहीं है अभी तक। नीचे आप आएंगे तो अब हमने एक नया अब नया तो नहीं रहा, 2018 से हमने एक MOU साइन किया था FBR के साथ कि जितनी भी कंपनीज ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट
एनटीएन रजिस्ट्रेशन होगी उनकी, और वो एनटीएन विद इन 24 आवर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाएगा कंपनी को ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो किसी को स्पेसिफिकली एनटीएन रजिस्ट्रेशन के लिए एफबीआर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाता है रजिस्टर। और अगर इंडिविजुअल का जो अप्लाई कर रहा है उसका भी नहीं हुआ हुआ तो उसको भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में किसी को कन्फ्यूजन हो कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जब आप कंपनी बना रहे होते हैं तो आपने हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं कि कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना होगा और पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ये मुराद है कि फ़र्ज़ करें आप बैंक में गए हैं और आपने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया। अब एक क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, लेट से आपकी लिमिट है 5 लाख। ये लिमिट जो है ना, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। इसमें से आप यूज़ कितना करते हैं, ये आपका पेड अप शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज़ द लिमिट दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ये इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, आप जिस लिमिट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल आप लिखेंगे कि आपने अभी इस लिमिट में से इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं कंपनी में। अभी इन्वेस्ट करने से मुराद है कि आप कंपनी का जब बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि विद इन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने खुलवाना है, तो बैंक अकाउंट ओपन कराने के बाद आप कंपनी अकाउंट में कितने पैसे सबमिट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आप डायरेक्टर्स डिटेल्स देंगे, जितने भी हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, और साथ आप चीफ एग्जीक्यूटिव का भी बताएंगे कंपनी में कौन होता है। पहले ये होता था कि चीफ एग्जीक्यूटिव विद इन फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको एक फॉर्म 29 सबमिट कराना पड़ता था। तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लाइट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हमने कहा है कि जो बाद में कराना है लोग भूल जाते हैं, नॉन कंप्लायंस होती है। तो जो ऐसी नॉन कंप्लायंस से बचने के लिए तो इसको इनकॉर्पोरेशन फॉर्म का ही पार्ट बना दो, क्योंकि आप किसी को पता तो होता ही है कि कंपनी बनाते हुए कि चीफ एग्जीक्यूटिव किसको बनाना है, तो वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही हमें बता देते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। ये अगर आप देखें तो नीचे ये वाला जो है जहाँ चेक बॉक्स हुआ है, यहाँ पर आप देखें, ये आपने सिलेक्ट किया है बेसिकली कि आप आर्टिकल्स कौन से चूज़ कर रहे हैं, सिंगल मेंबर कंपनी वाले या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले। अगर आप खुद से कोई आर्टिकल्स लगा रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी बॉक्स चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फ़र्क भी मैं बता दूँ अगर इसमें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी क्या क्या काम करेगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ कि हाउ द कंपनी विल बी रन, इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह चलेगी। ठीक है, इसके साथ अब हमने और प्रोविंशियल बॉडीज़ के साथ भी ना रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। अगर किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त ही EOBI के साथ भी करानी है रजिस्ट्रेशन, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकता है। सोशल सिक्योरिटी के साथ करानी है वो भी कर सकता है। पैसी सेसी के साथ करानी है वो भी कर सकता है। ठीक है, कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी। फिर वो मैं आपको ये बता दूं कि वो भी हमने एक MOU साइन किया है। आप क्या करते हैं कि जब आपकी कंपनी बन जाती है और आपका एनटीएन बन जाता है तो आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जाते हैं। ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के सिलसिले में बात कर रहा हूँ, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के सिलसिले में। नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं कि वो अपने लॉगिन में जाते हैं, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की GPS बेस्ड पिक्चर खींचते हैं, अपलोड करते हैं, डिटेल्स फिल इन करते हैं, रियल टाइम में आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी पुल आउट हो जाता है। दैट इज़ टू फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बता रही है प्रोविंशियल बॉडीज। अच्छा,
अच्छा, सेल्स टैक्स में एंड में आपको ना पूरा कंप्लीट बताता हूँ। जब आप ये सारा फॉर्म फिल कर लेंगे तो वो आपको ना एक लास्ट में ना ये इसमें पूरा शो नहीं हो रहा, नीचे ना कंटिन्यू का बटन प्रेस करते हैं आप कि ये सारा डेटा सेव हो जाता है। कंटिन्यू ये सॉरी नेक्स्ट लाइन। अब आप देख रहे हैं कि आपने कोई भी मेमोरेंडम आर्टिकल यहाँ लगाए नहीं है, लेकिन वो आपको ये बता रहा है कि व्यू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि सिस्टम ने आपने जो डेटा फिल इन किया है उसकी बेस पे मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जनरेट कर लिए। ये आपने नहीं बनाया ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लेकिन उसने आपके लिए पूरा ड्राफ्ट कर दिया और ये एरर फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी ऐसे ही हो गए हैं। नेक्स्ट आपने इसमें सिर्फ जो एक चीज़ अटैच